देश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहाँ से लाके बसाओगे? आज़ादी के बाद काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहाँ बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका ये कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, सीए को लेकर फिर उन्होंने सवाल उठाया। इस बीच फिर एक बार आपको बता दें कि बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। एक साथ विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव कराने पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था और इस पर लंबी चर्चा हुई है, तमाम लोगों से चर्चा हुई है, कानूनी पहलुओं की जांच हुई है और अब उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट कि क्या संभव है, किस तरह से ये काम हो सकता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी दीपेश और अजय दुबे इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले दीपेश, आपके पास आ रहे हैं, रिपोर्ट सौंप दी गई है, विस्तृत रिपोर्ट है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं। यार आवाज नहीं आ रही। दीपेश, आपको आवाज लगता है दीपेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई है अनामिका, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यही देखना होगा इस पर रिपोर्ट के अंदर है क्या, आखिर क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। और भले ही इस पर सवाल कई खड़े किए गए हों, लेकिन सबकी राय लेके, सबसे बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिए प्रॉपर लंबा समय लगा है इस पर। अजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, रिपोर्ट तैयार करके सौंप दी गई है राष्ट्रपति को, अब आगे इस पर क्या होगा, किस तरह से इस पर चर्चा की जाएगी आगे, और क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, 190 दिन का समय लिया गया है, तकरीबन 18,000 पन्ने की ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के बाद आगे की भूमिका तय होगी, लेकिन लोगों की क्या राय है, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइए सर, आइए इधर आइए और बताइए क्या कह रहे थे आप कि जो हम लोग बात कर रहे थे चुनावी, एक साथ चुनाव को लेकर जो बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप बताइए। एक साथ चुनाव होना चाहिए देश में, जिससे कि देश, दुनिया, जनता को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, समय की बचत होगी, लोगों का फायदा होगा, एक बार में सारा काम खत्म हो जाएगा, लोगों की सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होगी। आप बताइए। जी, संदेश ये है कि जो है पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो चीज़ें सुचारू रूप से चल सके और जो है अव्यवस्थाएं न फैले। एक बार चुनाव हो जाएगा, सारी जो है जनता भी आराम से करेगी काम और जो है सरकार। आपको लगता है कि कोई अव्यवस्था फैलती? खड़े हो जाइए, बताइए, अव्यवस्था होती है, क्या फायदे होंगे एक साथ चुनाव कराने से? देखिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलती है फिलहाल तो, लेकिन एक साथ चुनाव कराने से ये आराम रहेगा कि पब्लिक भी परेशान नहीं होगी और हमारे जनप्रतिनिधि भी परेशान नहीं होंगे किसी भी तरीके से। क्या क्या दिक्कतें आती हैं चुनाव जब होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनको लगता है चुनाव आती है? चुनाव आने पर आम आदमी को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी हमारी रैली हो रही, कोई भी नेता आ रहे हैं, उसमें डाइवर्सन लगता है, सारी चीज़ें लगती है, लेकिन एक साथ चुनाव होगा तो ये परेशानी एक साथ खत्म हो जाएगी। आप बताइए, एक साथ चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आज जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है राष्ट्रपति को, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? जी, की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, अजय हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दिल्ली से दीपेश भी हमारे साथ
जी, और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। रिपोर्ट सौंप दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हालांकि हमने देखा पिछले साल ही जब इसकी सुगबुगाहट हुई तो विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया था। आपका प्रश्न का अंतिम भाग नहीं सुन पाए, क्या कह रहे थे आप? जी नलिन जी, मैं ये कह रही थी कि आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन हमने पिछले साल देखा जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने पहले से ही हल्ला काटना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें विपक्ष इतना हल्ला क्यों कर रही है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा था। ये तो 60 के दशक में 1967 के आसपास ये अलग हो गए, बीच में होने लगे जी। अब अगर पहले जो चीज ठीक थी संवैधानिक रूप से, आप देखिए जो 51 और ये सारे इलेक्शन बाद में हुए, अगर वो हो सकते थे तो आज क्यों इस पर इतनी नाराजगी, आज पर इस पे क्यों कहना कि ये गलत है? ये थोड़ी ना हो सकता है कि जो संविधान और देश जैसे चल रहा था उसमें कोई गड़बड़ है, तो 1950 में जो था वो गलत था, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कह भी नहीं सकती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ है। इसीलिए अच्छी बात है, इसमें कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस विषय को, एक बात है कि देश में चुनाव हर समय होते रहते हैं किसी न किसी एक स्तर पर, जिससे फिर ये चुनावी बात आ जाती है कि भाई आप इस समय क्यों इस काम को कर रहे हैं, इस समय ये क्यों निर्णय ले रहे हैं। अब आप सीएए को देख लीजिए, भाई देश में चुनाव तो कभी न कभी होते ही रहेंगे। पहले जब चुनाव हो रहे थे तो इसको कहते राजनीतिकरण, आज जब चुनाव है तो राजनीतिकरण जी। तो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार तो अपना काम करती रहेगी। दूसरा, एक और रूप से आप देखिए, भाई 5 साल में एक बार चुनाव हुए, अब आपको काम करना है, सब काम करेंगे, चुनाव अगला आएगा तो देखेंगे अब रूपरेखा क्या है, किस रूप से करा जाएगा। ये तो समिति का रिपोर्ट है, उसमें कोविंद जी है, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने सोच के इसको बनाया होगा। अब उसके बाद क्या उसका कानूनी पहलू होगा या संसद के अंदर में कुछ लाने की आवश्यकता है, ये सरकार बताएगी। लेकिन विषय में खर्चा कितना होता है, चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक लोग, जनता सब व्यस्त हो जाते हैं। फिर सरकार का काम करना, जैसे राज्य के अंदर में आप देखें सरकार का काम करना कैसे उसमें रोक आती है। भाई एक उदाहरण के लिए कह दीजिए, एक राज्य में राज्य का चुनाव हो रहा है आज और लोकसभा का चुनाव हो रहा है 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, तो 1 साल के अंदर में अब 2 चुनाव हो गए ना उस राज्य के लिए, अपना और लोकसभा का, तो पूरा साल ही निकल गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सारे लोग, राजनीतिक लोग और अफसर लोग सब विषय में व्यस्त हो जाते हैं। तो चुनाव है, कभी कभी 3 चुनाव होते हैं 1.5 साल में, क्योंकि वहां पर अपने लोकल लेवल के चुनाव होते हैं। कुछ राज्यों के साइमल्टेनियस लगभग होते ही हैं, जैसे उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा साथ होते हैं। तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ किसी प्रकार के मतलब कहना कि राजनीतिकरण, क्योंकि ये देश के हित में है। लोग अपने जो भी चुन के आते हैं वो काम अच्छे से करेंगे। सर, आप कह रहे हैं ये देश के हित में है और ये समझ से परे है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े क्यों कर रहा है। आदत हो गई है, सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो विपक्ष की आदत है उस पर अड़ंगा लगाना, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्षी दलों के इसके मुसलमानों के खिलाफ बताने पर पलटवार किया है। सीएए को लेकर पैदा किए जा रहे डर पर विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए और पूरी खबर समझिए कि क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आज। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। देश में सीएए लागू होने के बाद से बहस छिड़ी हुई है, सियासत गरमाई हुई है, अफवाहें और भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। इन सभी को दूर करते हुए सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि विपक्षी दलों को करारा जवाब भी दिया। साथ ही इस पर केंद्र सरकार का रुख भी स्पष्ट कर दिया। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद
अब ये देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, जिसका गृह मंत्री ने कुछ ऐसे जवाब दिया। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अमित शाह यही नहीं रुके, पश्चिम बंगाल में सीएए लागू ना करने की बात कहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत दी और उनसे शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर भी पूछ लिया। वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे के आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी अमित शाह ने पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने तंज कसा और विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति करने की बात कही। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। पाकिस्तानी हिंदू को सरकार नागरिकता दे रही है, ये बात AIMIM चीफ ओवैसी को नहीं पच रही है। वो सीएए को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, जिस पर अमित शाह उनसे ही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। वो समझते नहीं है, वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव